हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं फिर से दोस्तों टॉप 20 साइंस का प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यह बहुत ही लाभदायक दोस्तों होने वाला है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपका पहला सवाल है दोस्तों कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस आखिर क्यों कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही मस्ट बीबीआई प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको दोस्तों हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे दोस्तों जब प्रकाश की किरणें दोस्तों उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है, क्या होती है दोस्तों, उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है दोस्तों, तो वह दोस्तों प्रकाश की किरणें को क्या करता है, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद दोस्तों एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों। इसी कारण है ना दोस्तों कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों चलिए इसको डेफिनेशन से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक पिक्चर बनाया गया है दोस्तों, बहुत शानदार पिक्चर है दोस्तों। यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक उत्तल लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस लगा हुआ है दोस्तों, उत्तल लेंस लगा हुआ है। और यह क्या है दोस्तों, प्रधान अक्ष है। क्या दोस्तों, प्रधान अक्ष है। दोस्तों यहाँ पर प्रधान अक्ष है। जब प्रकाश की किरण जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के बाद दोस्तों जहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है दोस्तों, अपवर्तन होने के बाद अगर ऊपर से जा रही है दोस्तों तो यहाँ पर गया दोस्तों, यहाँ पर जाकर जमा हुआ। अगर नीचे से जाता है दोस्तों तो यहाँ पर, यानी दोस्तों कहीं से जाकर के अपवर्तन होगा ना दोस्तों, तो एक ही बिंदु पर यानी फोकस पे कटेगा। कहाँ कटेगा दोस्तों, फोकस पे। और एक बिंदु पर जाकर के क्या होता है दोस्तों, जमा होता है। यही कारण है दोस्तों कि उत्तल लेंस को दोस्तों अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा तो फटाफट से दोस्तों कमेंट कीजिए हमें, क्योंकि हमें पता चले कि वीडियो समझ में आ रहा है आप लोगों को। दोस्तों अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। दोस्तों बहुत ही मस्ट बीबीआई प्रश्न है। यह सभी सवाल 5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, पिक्चर सहित बनाना होता है। दोस्तों अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं उसको देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले डिफिनेशन लिखेंगे दोस्तों कि जब प्रकाश की किरणें दोस्तों अवतल लेंस से अपवर्तित होता है, तो अवतल लेंस अवतल लेंस क्या करती है दोस्तों, प्रकाश की किरणों को चारों ओर से फैला देती है दोस्तों। यही कारण है कि अवतल लेंस को दोस्तों अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों उत्तल लेंस में सभी किरणों के एक बिंदु पर जमा करता था, लेकिन दोस्तों अवतल में क्या करता है, सभी किरणों को क्या करता है दोस्तों, फैला देता है, ठीक है ना। चलिए इसको पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों कि यह एक उत्तल लेंस है। क्या दोस्तों, उत्तल लेंस है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें भी एक प्रधान अक्ष है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ से जब प्रकाश की किरण जाती है दोस्तों, तो अपवर्तन के बाद यह क्या होता है दोस्तों, फैल जाता है, ठीक है ना। यहाँ से भी एक किरण जाता है, अपवर्तन के बाद यह फैल जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। यही कारण है ना दोस्तों कि अवतल लेंस को दोस्तों अपसारी लेंस भी कहा जाता है, कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी दोस्तों, आप लोगों को आशा करते हैं, क्योंकि एक एक डाउट्स को दोस्तों हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है ना। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में स्क्रीन पे दोस्तों कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण को आखिर अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। दोस्तों इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे शानदार तरीके से दोस्तों कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह से दोस्तों अंदर की ओर, यानी कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है दोस्तों। इसीलिए अवतल दर्पण क्या करते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण उससे टकराकर जाने वाले दोस्तों किरण जो होती है ना, सभी प्रकाश की किरणें दोस्तों क्या होती है, एक ही बिंदु पर दोस्तों आकर के मिल जाती है या फिर जमा होती है। इसी कारण से दोस्तों अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों पिक्चर के माध्यम से इसे समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है दोस्तों। और इसको इसको बाहर की तरफ दोस्तों कलई किया हुआ है, यानी पेंट किया हुआ है, ठीक है ना। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका परावर्तक सतह है वह अंदर की ओर धंसा हुआ है, और जहाँ से प्रकाश की किरण जा रहा है अपवर्तित हो रहा है दोस्तों। और अपवर्तन नहीं होता, परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होकर दोस्तों यहाँ पर प्रकाश की किरण दोस्तों फोकस पे आके कटता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे कटता है ना दोस्तों, तो यह क्या कर रहा है दोस्तों, किरणों को क्या करता है, फैला देता है, ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों इसको यानी कि अवतल दर्पण को
अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? दोस्तों, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? ऐसा होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर लेंस लिखा गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। दोस्तों, आंसर होगा कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर दोस्तों बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। जब प्रकाश की किरणें दोस्तों उत्तल दर्पण से टकराकर जाती है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणें को भिन्न भिन्न दिशाओं में दोस्तों फैला देती है। क्या करती है दोस्तों? भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देती है। इसी कारण से दोस्तों उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपसारी दर्पण कहा जाता है। ऐसा होना चाहिए था दोस्तों। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब उत्तल दर्पण में दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण को दोस्तों भेजा जाता है, उत्तल दर्पण में दोस्तों कैसा होता है, तो इसका परावर्तक सतह दोस्तों अंदर की ओर बाहर की तरफ क्या होता है दोस्तों? उभरा हुआ होता है। क्या होता है दोस्तों? बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ठीक है ना? जब प्रकाश की किरण यहाँ से जाती है ना दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों कि लगता है कि प्रकाश एक्चुअली क्या होता है कि रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन लगता है कि प्रकाश क्या हो रहा है दोस्तों? प्रकाश अपवर्तन हो करके जा करके पीछे बैक में मिल रहा है। ठीक है ना? और किरणों को क्या करता है दोस्तों? तो फैलाने का कार्य करता है। ठीक है ना? इसीलिए दोस्तों इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, 5वां नंबर सवाल है, बहुत ही मस्ट बीवीआई सवाल है दोस्तों कि भूसंपर्क तार क्या होता है? दोस्तों भूसंपर्क तार क्या है? ये इसके बारे में पूछा गया है। दोस्तों इसको बोलेंगे हम लोग, आंसर लिखेंगे दोस्तों कि भूसंपर्क तार जिस पर हरा रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है दोस्तों, भूसंपर्क तार पर दोस्तों जिस पर हरा रंग का दोस्तों विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट दोस्तों भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से संयोजित होता है दोस्तों। इस तार का उपयोग दोस्तों विशेष क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत इस्त्री टेस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण क्या दोस्तों धातु के आवरण वाले उपकरणों में विद्युत से सुरक्षा के रूप में किया जाता है। ठीक है ना? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। छठा नंबर सवाल है दोस्तों कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? दोस्तों पूछा गया है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। ठीक है ना? यह 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मुड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि जिस लेंस की ज़्यादा क्षमता होगा ना दोस्तों वह पहले मुड़ेगा। ठीक है ना? यानी कि जितना लेंस का क्षमता होगा उतना पहले मुड़ेगा, जितना कम क्षमता होगा उतना बाद में मुड़ेगा। ठीक है ना? दोस्तों लेंस प्रकार दोस्तों लेंस प्रकाश को जितना मोड़ेगा उस लेंस की क्षमता उतना अधिक होगा। ठीक है ना? लेंस की क्षमता को दोस्तों डी से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं दोस्तों? डी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता दोस्तों लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक दोस्तों डायोप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर, जिसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक है ना? पावर बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों पी बराबर 1/f होता है। ठीक है ना? अगर क्या तो मीटर में रहे तो ठीक है ना दोस्तों। अगर सेंटीमीटर में रहता दोस्तों तो क्या रहता दोस्तों 100 में एफ हो जाता। ठीक है ना? चलिए दोस्तों इसको पिक्चर के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों एक अवतल लेंस और उत्तल लेंस का किरण कैसे फैला रहा है और कैसे एक बिंदु पर जमा कर रहा है। ठीक है ना? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है अपना 7 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं? दोस्तों उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ दोस्तों अभिक्रिया करते हैं उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? जैसे में जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया और कांच हो गया। ठीक है ना? यह सभी कहलाएंगे उभयधर्मी धर्मी पदार्थ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 8 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है उसको देखते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए। दोस्तों संक्षारण के बारे में बोला गया है, तो संक्षारण किसे कहते हैं? दोस्तों आपको पता होगा कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल
नमी से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाती हैं दोस्तों, तो उसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, चांदी के ऊपरी दोस्तों चांदी के ऊपर भूरी परत का होना और तांबे के ऊपर हरी परत का होना। दोस्तों चांदी के ऊपर भूरी परत का होना और तांबे के ऊपर दोस्तों हरी परत का होना, यह सब क्या कहलाएगा दोस्तों? तो संक्षारण कहलाएगा। ठीक है ना, उसी का उदाहरण हुआ। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 9वां नंबर सवाल कह रहा है कि मिडलिप का आवर्त सारणी के नियमों को लिखे। दोस्तों मिडलिप का आवर्त सारणी का नियम बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, मस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों। इसको लिखेंगे दोस्तों कि तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण के दोस्तों रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलक क्या होता है दोस्तों? फलन होते हैं। इसे ही मिडलिप का आवर्त क्या कहते हैं दोस्तों? इसे मिडलिफ का आवर्त नियम कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आवर्त सारणी में मिडलिफ ने इसे बनाया था। ठीक है ना दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों आवर्त को कौन बनाया था दोस्तों? तो इसे मिडलिफ ने बनाया था। चलिए दोस्तों 10वां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 10वां नंबर सवाल कह रहा है कि अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है? दोस्तों अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है? तो दोस्तों अपमार्जक की रासायनिक प्रकृति साबुन से भिन्न होती है, यानी कि साबुन से दोस्तों अपमार्जक बहुत अलग होती है। यह सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ है। दोस्तों अपमार्जक जो होता है वह साफ करने के लिए साबुन से भी अच्छा पदार्थ होता है, क्योंकि दोस्तों यह जल में जल्दी घुल जाता है। दोस्तों अपमार्जक जो होता है वह जल में जल्दी घुल जाता है तथा दोस्तों कठोर जल के साथ क्या करता है दोस्तों? तो अविलय कैल्शियम अथवा दोस्तों मैग्नीशियम लवण नहीं बनाता है। अतः कठोर जल के साथ दोस्तों साथ भी खूब झांक देता है। ठीक है ना, यानी फेन देता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? दोस्तों सवाल है आपका कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। बहुत ही मस्ट बीबीआई सवाल है दोस्तों, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो आपको बता दो दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं दोस्तों उत्पादों को सूत्र या संकेतक के द्वारा दोस्तों एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों? क्या कहलाता है दोस्तों? तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर दोस्तों पानी जल मतलब क्या होता है दोस्तों? पानी होता है। ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाते हैं दोस्तों तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो पानी का निर्माण होता है, यानी कि H2O का निर्माण होता है। ठीक है ना, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 12 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? दोस्तों कहा गया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? दोस्तों आपको बता दें कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ दोस्तों ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों कि CH4 प्लस 2O2 को अभिक्रिया करवाते हैं दोस्तों तो क्या बनाता है? तो CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा बनाता है। ठीक है ना दोस्तों, यह रासायनिक अभिक्रिया किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? मस्ट बीबीआई प्रश्न है दोस्तों। ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोला गया है, ऊष्माक्षेपी नहीं, सॉरी सर, ऊष्माक्षेपी नहीं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है ना दोस्तों, अभिक्रिया लगभग लगभग 14 होते हैं, 12 से 14 होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऊष्माशोषी की बात किया जा रहा है तो चलिए हम ऊष्माशोषी का डिफिनेशन देते हैं दोस्तों। वैसी रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण तथा दोस्तों उसे अवशोषित अभिक्रिया कहते हैं। कौन कहते हैं दोस्तों? तो अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों C+H2O यानी कि कार्बन प्लस दोस्तों H2O यानी पानी को मिलाया जाता है दोस्तों तो ऊष्मा क्या करता है? ऊष्मा से अभिक्रिया करवाया जाता है दोस्तों तो क्या बनाता है? CO+H2 बनाता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल बहुत ही मस्ट बीबीआई प्रश्न है दोस्तों कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? दोस्तों
अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? यह आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है दोस्तों। 5 नंबर का सवाल है दोस्तों। चलिए देखते हैं। दोस्तों, हम लोग आंसर दे सकते हैं कि विभिन्न क्या कहते हैं, विभिन्न उद्योग तथा वाहनों से निकलने वाली दोस्तों हानिकारक गैस जैसे में दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो SO2 होता है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को NO2 कहते हैं, ठीक है ना। आदि वायुमंडल में उपस्थित जलवा से अभिक्रिया किससे करता है दोस्तों, जलवा से अभिक्रिया करता है दोस्तों। और क्या बनाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 तथा दोस्तों नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करते हैं दोस्तों, जो वर्षा के साथ दोस्तों जमीन पर आते हैं। इसे दोस्तों इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का मान होता है दोस्तों, पीएच मान होता है 5.6 से कम होते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों 15 नंबर का सवाल है दोस्तों। 15 नंबर सवाल है और 5 नंबर का सवाल पूछा गया, ठीक है ना। दोस्तों क्वेश्चन है कि भौतिक गुणों के आधार पर दोस्तों धातु और अधातु में अंतर बताइए। दोस्तों भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताने के लिए बोला है। यह 5 नंबर के सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे कि धातु यानी भौतिक गुण के आधार पर दोस्तों धातु और अधातु को धातु और अधातु में दोस्तों निम्नलिखित अंतर, ठीक है ना। कॉपी को 2 भाग में बांटेंगे दोस्तों, एक तरफ लिखेंगे धातु, एक तरफ अधातु। दोस्तों पहला डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अंतर लिखेंगे कि धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं दोस्तों, तो धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। लेकिन अधातु में लिखेंगे दोस्तों कि अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, कुचालक होते हैं, उससे करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों कि धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। दोस्तों धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों अधातु की बात किया जाए दोस्तों, तो अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे क्या, धातु धातुएं दोस्तों आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। कैसा होता है दोस्तों, आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है, ठीक है ना। और इसमें लिखेंगे दोस्तों अधातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होते हैं। इसमें चौथा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों कि धातुओं का घनत्व जो होता है ना दोस्तों, वह उच्च होता है। इसमें लिखेंगे धातुओं का घनत्व दोस्तों निम्न होता है। 5वां नंबर पॉइंट लिखेंगे दोस्तों कि धातुएं कठोर होती है। धातु कैसे होते हैं दोस्तों, तो कठोर होती है। इसमें लिखेंगे अधातु में दोस्तों, अधातुएं कैसा होते हैं दोस्तों, भंगुर होते हैं, ठीक है ना, यानी कठोर नहीं होते हैं। छठा नंबर पॉइंट लिखेंगे दोस्तों कि अधातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलता है। दोस्तों अधातु को अगर पीटते हैं दोस्तों, तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलता है, आवाज़ निकलता है। जैसे में दोस्तों लोहा को अगर पीटते हैं दोस्तों, तो एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलता है दोस्तों। लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अधातु में क्या होता है दोस्तों, तो अधातु में दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को, अधातु को पीट कर दोस्तों एक विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 7वां नंबर पॉइंट लिखेंगे दोस्तों कि धातुओं का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है दोस्तों, धातु का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन दोस्तों अधातु का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च नहीं होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। इसका अधातु का दोस्तों द्रव्यनांक एवं क्वथनांक जो होता है वह निम्न होता है, ठीक है ना। दोस्तों यह 5 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट जरूर कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन सवाल है दोस्तों कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखिए। दोस्तों जाइलम तथा फ्लोएम में बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर बताइए। तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों कि जाइलम तथा फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है दोस्तों, निम्नलिखित अंतर है, चलिए देखते हैं। आप लोगों को अगर अंतर पूछ दिया जाए दोस्तों, तो कॉपी को 2 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है ना। और एक तरफ लिखना है जाइलम, दूसरे तरफ लिखना है दोस्तों फ्लोएम। क्या लिखना है दोस्तों, फ्लोएम लिखना है, ठीक है ना। पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों कि जाइलम जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। क्या करता है दोस्तों, तो जाइलम जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। लेकिन दोस्तों फ्लोएम में देखा जाए तो फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। क्या करता है दोस्तों, फ्लोएम जो है वह भोजन का परिवहन करता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट देखते हैं। जाइलम में दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, जाइलम नीचे
से ऊपर गति करता है। क्या करता है दोस्तों? जाइलम नीचे से ऊपर गति करता है दोस्तों, लेकिन फ्लोएम में देखा जाए दोस्तों, तो फ्लोएम होता है ना दोस्तों, वह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ दोस्तों गति करता है। क्या करता है? दोनों तरफ गति करता है, ठीक है ना दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखा जाए दोस्तों, तो जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, यानी मरी हुई होती है, लेकिन फ्लोएम की कोशिकाएं दोस्तों जीवित होती है। कैसा होता है? तो फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है, ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक वीडियो में मज़ा आया होगा दोस्तों, और समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 17 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 17 नंबर सवाल बहुत ही मस्ट विवेय प्रश्न है दोस्तों। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब गेस में से छाटा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मस्ट विवेय प्रश्न है दोस्तों। 17 नंबर सवाल है कि हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं? दोस्तों हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं? दोस्तों उत्तर लिखेंगे कि हरे पौधों में दोस्तों CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश तथा हरित लवक दोस्तों की उपस्थिति होती है, ठीक है ना। पौधे में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 दोस्तों, और H2O सूर्य का प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति होता है दोस्तों। उपस्थिति में दोस्तों अपना भोजन पदार्थ दोस्तों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। कौन दोस्तों? तो पौधा करता है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों इसे उत्पादक भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 18 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 18 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के दो प्रमुख दोस्तों अंगों के नाम को लिखिए, और दो दोस्तों उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखिए। दोस्तों उत्सर्जन के बारे में बोला गया है कि परिभाषा और उत्सर्जन के प्रमुख अंगों के नाम लिखने के लिए, और बोला गया है दो उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखने के लिए बोला गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक दोस्तों नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं दोस्तों। उत्सर्जन के दो अंग होते हैं। कितना अंग होते हैं दोस्तों? उत्सर्जन के दो अंग होते हैं। पहला होते हैं वृक्क और दूसरा फेफड़ा होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। दो उत्सर्जी पदार्थ अम्ल एवं मूत्र होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कौन होते हैं दोस्तों? तो अम्ल एवं मूत्र होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आपका अगला सवाल है दोस्तों कि रंध्र। दोस्तों रंध्र को इंग्लिश में कहते हैं एस्टोमाटा। क्या कहते हैं दोस्तों? एस्टोमाटा कहते हैं, ठीक है ना। रंध्र एवं दोस्तों वतरंध्र। वतरंध्र को क्या कहते हैं दोस्तों? लेंटिकल कहते हैं, लेंटिसेल कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यह क्या है इसके बारे में पूछा गया है दोस्तों। हम बताएंगे इसका डेफिनेशन दोस्तों कि रंध्र किसे कहते हैं। तो पत्तियों की क्या दोस्तों? पत्तियों की तहत पर पाए जाने वाले दोस्तों विशेष प्रकार के अति सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो रंध्र कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो वातरंध्र किसे कहते हैं दोस्तों? वातरंध्र के बारे में जानने से दोस्तों कि पौधे के तनों की छाल पर दोस्तों गैस विनिमय के लिए दोस्तों पाए जाने वाले छिद्र को वातरंध्र कहते हैं दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, टॉप 20 वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ऐसे ही वीडियो दोस्तों एवरी डे दोस्तों डेली डलते रहता है वीडियो। तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी यह वीडियो पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट लास्ट सवाल है दोस्तों अगला। 20 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि रक्त के संगठन को लिखिए। दोस्तों रक्त के संगठन के बारे में बताया गया, अथवा रक्त किन प्रकार से होते हैं दोस्तों इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों रक्त के संगठक के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। रक्त लगभग 5 तरह के होते हैं, जैसे प्लाज्मा दोस्तों संगठक हो गए, ठीक है ना। लाल रक्त कोशिकाएं यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तीसरा में लिखेंगे दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना दोस्तों। चौथा लिखेंगे हम लोग क्या कि क्या कह सकते हैं दोस्तों? प्लेटलिस्ट रक्त संघटक, ठीक है ना दोस्तों। तो यह सब क्या है दोस्तों? तो रक्त के संघटक है, ठीक है ना। इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। रक्त किन किन से बने होते हैं आप लोगों को पता चल गया है दोस्तों। प्लाज्मा से बना होता है, WBC, RBC और प्लेट टेस्टों से बना होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में दोस्तों। तब तक के लिए बाय, और क्लास 10th की तैयारी आप लोग ध्यान तरीके से कीजिए। धन्यवाद।